नमस्कार। कभी सोचा है कि जो इतनी ऊंची ऊंची इमारतें हम देखते हैं वो सीधी खड़ी कैसे रहती हैं? इसका जवाब छिपा है कॉलम्स में। तो आज हम इन्हीं स्ट्रक्चरल हीरोज के डिजाइन के पीछे के राज को समझेंगे। आज की हमारी चर्चा हमें कॉलम की दुनिया में लेकर जाएगी। हम सबसे पहले उनकी बुनियादी भूमिका को समझेंगे, फिर डिजाइन कोड की बारीकियों में जाएंगे। इसके बाद देखेंगे कि असल में दबाव पड़ने पर ये कैसा बर्ताव करते हैं, और आखिर में कुछ जरूरी बातों को समेटेंगे ताकि एक मजबूत समझ बन सके। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं पहले हिस्से से और ये समझते हैं कि आखिर क्यों कॉलम्स को किसी भी स्ट्रक्चर की रीढ़ की हड्डी कहा जाता है। ये लाइन अपने आप में सब कुछ बता देती है। इनका काम बहुत सीधा और साफ है। बीम और स्लैब से आने वाले सारे वजन को लेना और उसे सुरक्षित तरीके से नीचे फाउंडेशन तक पहुंचा देना। इसे हम एक कंप्रेशन मेंबर कहते हैं। मतलब इसका प्राइमरी काम है ऊपर से आने वाले दबाव को झेलना और ये सुनिश्चित करना कि वो उस वजन के नीचे कुचले नहीं। यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प बात है। IS 456 कोड के मुताबिक एक कॉलम और एक छोटे मोटे पेडेस्टल में एक बहुत ही सटीक अनुपात से फर्क किया जाता है। ये सिर्फ साइज की बात नहीं है, बल्कि इससे उनका बिहेवियर भी तय होता है। तो चलिए अब हम कोड के अंदर चलते हैं और उन जरूरी नियमों और आंकड़ों को देखते हैं जिनसे एक सेफ और मजबूत डिजाइन की नींव रखी जाती है। कोड साफ कहता है कि किसी भी कॉलम में कम से कम 0.8% स्टील तो होना ही चाहिए। ऐसा इसलिए है ताकि कॉलम में थोड़ी खिंचाव सहने की ताकत रहे और वो अचानक से फेल न हो जाए। वहीं दूसरी तरफ स्टील की मात्रा 6% से ज्यादा भी नहीं हो सकती। अगर ऐसा हुआ तो सरियों की इतनी भीड़ हो जाएगी कि कंक्रीट ठीक से अपनी जगह पर पहुंच ही नहीं पाएगा। तो एक और जरूरी बात यह है कि कॉलम का शेप ये तय करता है कि उसमें कम से कम कितनी मेन सरिया यानी कि बार्स लगानी पड़ेंगी। जैसे रेक्टेंगुलर में 4 और सर्कुलर में 6। और ये जो मेन बार्स हैं इनका डायामीटर यानी इनकी मोटाई कम से कम 12 मिलीमीटर तो होनी ही चाहिए ताकि वो जरूरी मजबूती दे सकें। अब ये जो छोटी लैटरल टाइयां होती हैं ये भी उतनी ही इम्पॉर्टेंट है। सोचिए जैसे हमारे शरीर में पसलियां होती हैं ना, ठीक वैसे ही ये टाइयां मेन सरियों को उनके जगह पर पकड़ कर रखती हैं और पूरे स्ट्रक्चर को बांधे रखती हैं। अच्छा, तो इन टाइज के बीच कितनी दूरी होनी चाहिए? ये स्लाइड उन 3 नियमों को एकदम साफ साफ बताती है। और फंडा बहुत सिंपल है। इन तीनों कंडीशंस को कैलकुलेट करके जो भी सबसे छोटी वैल्यू आएगी बस हमें उसे ही चुनना है। और आखिर में कॉलम के अंदर जो स्टील है उसे बाहर के मौसम, नमी, जंग और आग से बचाने के लिए चारों तरफ कम से कम 40 मिलीमीटर मोटी कंक्रीट की एक परत होनी ही चाहिए। इसे क्लियर कवर कहते हैं। तो अब जब हम नियम जान गए हैं तो चलिए देखते हैं कि जब इन पर लोड पड़ता है तो अलग अलग तरह के कॉलम कैसा परफॉर्म करते हैं और ये नियम उन पर कैसे लागू होते हैं। वैसे तो कॉलम को उनमें लगे स्टील या उन पर आने वाले लोड के हिसाब से भी बांटा जा सकता है, पर जो सबसे कॉमन तरीका है वो है उनके क्रॉस सेक्शन के शेप के आधार पर, यानी वो स्क्वायर है, रेक्टेंगुलर है या फिर सर्कुलर। ये एक सिंगल रेशियो स्लेंडरनेस रेशियो ये समझने के लिए सबसे ज़रूरी है कि कोई कॉलम लोड के नीचे कैसा बिहेव करेगा और अगर वो फेल होता है तो किस तरह से होगा। ये कंपैरिजन बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिए, जो छोटे और मोटे कॉलम होते हैं जिनका स्लेंडरनेस रेशियो 12 से कम होता है वो ज़्यादा लोड पड़ने पर कुचल जाते हैं। वहीं जो लंबे और पतले कॉलम होते हैं उनमें बकलिंग का खतरा होता है, मतलब वो बीच में मुड़कर टूट सकते हैं। तो एक डिज़ाइनर का सबसे बड़ा लक्ष्य यही होता है कि वो इन दोनों तरह के फेलियर का पहले से ही अंदाज़ा लगा ले और उन्हें होने से रोके। कोड इस बात को मानता है कि असल दुनिया में किसी भी कॉलम पर लोड एकदम परफेक्ट सेंटर में कभी नहीं लगता। इसीलिए एक सेफ्टी मार्जिन के तौर पर हमेशा ये मानकर डिज़ाइन किया जाता है कि लोड थोड़ा सा ऑफ सेंटर है। चलिए अब इस चर्चा को समेटते हैं और उन सबसे ज़रूरी पॉइंट्स पर फोकस करते हैं जो किसी भी एग्जाम या कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट के लिए हमेशा याद रखने चाहिए। देखिए, एक अच्छा डिज़ाइन बना लेना सिर्फ आधी लड़ाई है। असली काम तो साइट पर होता है और काम का सही तरीके से होना ही किसी भी स्ट्रक्चर की सेफ्टी और मजबूती की गारंटी देता है। और ये रही एक क्विक रिवीजन स्लाइड। ये वो नंबर्स और नियम हैं जिन्हें अच्छी तरह से याद रखना बहुत ज़रूरी है, चाहे वो एग्जाम के लिए हो या फील्ड के लिए। तो सवाल ये उठता है कि कोड तो हमें नियम दे देता है,
पर एक डिज़ाइनर किसी काम के लिए सही कॉलम कैसे चुनता है? और बस यही वो पुल है जो थ्योरी को प्रैक्टिस से जोड़ता है। मतलब एक अच्छा डिसीजन लेने के लिए सेफ्टी, कॉस्ट और फंक्शनैलिटी, इन सब के बीच एक सही बैलेंस बनाना।